अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े मेरा बुजुर्ग शरीर थक गया। बिस्तर पर पड़े पड़े भी कोई थक सकता है, इसका पता मुझे यही दिनों चला है। सारे अंग टूटने से 60 साल के अपने इस लंबे जीवन काल में मैंने कभी किसी भी अस्पताल में इतना समय नहीं गुजारा। आज 9 हफ्ते पूरे होने को। अस्पताल में पहला हफ्ता, उस पहले हफ्ते पूरी मैंने इसी तरह इसी बिस्तर पर पड़े पड़े बैठे बैठे काट दिया था। अब बारी के इंतजार, कोई काम भी नहीं था मुझे। बैठे बैठे लेटे लेटे पड़े पड़े जी उब जाया करता, उलझन बढ़ती चली जाए। जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो मैं बेड नंबर 37 वाले से बातें करनी लगती। या फिर बेड नंबर 39 वाले से। पर उनकी बातों से मेरा जी नहीं बैठता था, नहीं बैठता था। उनकी बातों में या तो उनकी तकलीफें या फिर उनके घर वालों की तकलीफ, हंसी खुशी की तो कोई बात ही नहीं होती। नहीं, इस बोझिल वातावरण में जब मेरी तकलीफ और बढ़ जाती तो बिस्तर से उतरकर टहलने लगता था, उतरकर टहलने लगता था। पर टहलना वो तो और भी घातक था, क्योंकि मुझे जमीन से पड़ी हुई वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती थी। तो कभी मेरा पैर, कभी मुझसे कोई गिलास उलट जाता, कभी मेरा पैर बिस्तर पर अड़क जाता था। हाँ। सामने से आते हुए व्यक्ति का तो मुझे पता ही नहीं चलता था, जब तक कि वो एकदम से सामने ना आ जाए, समीप ना आ जाए और रास्ते बचाते हुए चक्कर हो ही जाए। फिर मैं घबरा कर अपने बिस्तर पर आ गया। लेकिन फिर वही उलझन। अरे दिल को तो बहलाना होता है ना, बहलाना होता है। तो मैंने आजकल बिस्तर पर पड़े पड़े कई खेल प्रारंभ कर दिए। कई खेल, आवाजों के खेल में मुझे बड़ा मजा आता था, बहुत मजा। ये अस्पताल का घंटा है, हर घंटे पे बजता है। मुझे इसी से समय का पता चलता है। हाँ हाँ। और ये जोर जोर से खांसने की आवाज मुझसे दूर वाले बेड के मरीज की है, जो मेरी बाईं तरफ है। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का।
अंदाजा अगर सही है तो ये रोज का कराने वाला मरीज मेरी दाई उम्र के किसी नजदीक के व्यक्ति का है। पक्का पक्का मेरा अंदाजा बिल्कुल सही सही मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही। सुनकर मुझे ये पता चल गया है कि मुझसे दूर वाली दीवार पर कोई दीवार घड़ी टंगी है। और उसमें अस्पताल की नर्सें, अटेंडेंट्स और स्टाफ समय देखते, उसी में आकर देखते। पक्का पक्का मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, 100% सही है। हाँ, दोपहर के समय सन्नाटी जैसा कि अक्सर हो जाया करता है, मुझे उस घड़ी की आवाज सुनाई पड़ती थी। टिक 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 टिक। और मेरा मन कल्पना करने लगता था कि उस घड़ी की सुइयों के साथ उसका पेंडुलम भी चल रहा होगा। धक 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 धक। अरे पेंडुलम पर ही तो सब कुछ निर्भर करता है, सब कुछ। पेंडुलम चलता है तो समय बीतता है, और समय बीतता ही इसलिए है ताकि मेरे ऑपरेशन की बारी जल्दी आ जाए, जल्दी इसीलिए चलता है। जब घड़ी की खेल से मेरा मन भर जाया करता था तो मैं फिर से आवाजों को पकड़ने की चेष्टा करता था। ये स्ट्रेचर टॉर्च, हाँ पक्का पक्का मेरा अंदाजा सही है। ये स्ट्रेचर ट्रॉली है, इसी पे मरीज को इधर से उधर ले जाया जाता है। ये दवा की ट्रॉली थी, पक्का। ये तीखी आवाज नर्सों के सैंडल के पेंसिल हिल की, एकदम पक्का। ये बिना आवाज के चलने का आभास डॉक्टर के क्रेप्सो जूतों का होता है, एकदम मेरा अंदाजा से। एक हफ्ते बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ, तब तो स्थितियां एकदम बदल गई एकदम से। उसी बदली की परिस्थिति में मैं पड़ा हुआ हूँ, इसी बिस्तर पर पिछले लगभग 2 महीनों से। आंखों पर पट्टियां, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। पहले मुझे समीप की वस्तुएं दिखाई देती थी ना, धुंधली विषय पर दिखाई देती थी। अब तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिन और रात का फर्क करना मुश्किल हो गया, मुश्किल। जब मुझे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देता, तो बड़ी साफ थी मेरे, बड़ी साफ थी। सब कुछ साफ देख पाने की, सब कुछ साफ देख पाने की, जैसे अन्य लोग देखते हैं, सामान्य आंखों वाले लोग देखते हैं, बड़ी साफ थी। दुख होता, बहुत दुख। जब हमारे घर में कोई ग्रुप फोटोग्राफ लिया जाता है
और तस्वीर धुल कर आती थी। तब मैं उसमें अपने बच्चों की शक्लें नहीं पहचान पाता था, क्योंकि क्योंकि फोटोज बहुत छोटे छोटे होते थे। बहुत दुख लगता था मुझे, बहुत दुख लगता था, बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था मुझे जब मैं एक बेटे के भ्रम में दूसरे बेटे से कुछ ऐसी बात कह देता जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। कितना बुरा लगता था मुझे, कितना बुरा लगता था जब मैं बहू के भ्रम में बेटी से और बेटी के भ्रम में बहू से ऐसी बात कह देता था जिससे मुझे खुद लज्जा आ जाती, शर्म आ जाती। जब मेरे बड़े बेटे गिरीश ने मेरी आंखों के ऑपरेशन की बात चलाई तो मैं तो एकदम से पशुपेश में पड़ गया, एकदम से पशुपेश में पड़ गया। क्या बैठा उससे, क्या हो जाएगा गिरीश, क्या हो जाएगा इस ऑपरेशन से, क्या होगा? तुम तो जानते हो बचपन से मेरी इन आंखों पर कहीं न कहीं किसी न किसी डॉक्टर से किसी न किसी अस्पताल में इलाज होता रहा है और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। और जब तब दूसरे हुआ तो अब क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरे? अब तो हालत और भी बिगड़ गई, मतलब कि बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और अन्य बातों को छोड़ दीजिए, इतनी भारी भरकम ऑपरेशन का खर्च कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे के बीच? जबकि मैं कुछ कमाता नहीं, मतलब कि मैं कमा पाता ही नहीं गिरीश, मैं कमा पाता ही नहीं गिरीश। कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से? और ऐसी ये खर्च तुम दोनों बेटों के कंधे पर डाल देना उचित नहीं गिरीश। मुझे ये ऑपरेशन स्वीकार नहीं। घर में काफी विचार विमर्श हुआ, काफी हील हुज्जत हुई। मेरे दोनों बेटों ने मुझे सौगंध दी, मेरा पूरा अपने बेटों की सौगंध के आगे चुप। और मैंने ऑपरेशन करवाने की बात को स्वीकार। मेरा ऑपरेशन हो पड़ा हुआ हूँ इसी पिछले लगभग 2 महीने कुछ भी दिखा कुछ। डॉक्टरों का कहना है मिस्टर वर्मा, जब पट्टियां खुलेंगी तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगी, बिल्कुल साफ, जैसे कोई सामान्य आदमी देखता है। मुझे सब कुछ साफ मुझे बचपन से सब कुछ धुंधला मुझे साफ मुझे सब कुछ साफ। पर पट्टियां खुलने से पहले कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं जा सकता, नहीं पा हो सकता है कोई त्रुटि रह गई, और ऐसे में अगर मेरी पट्टी खुले और मुझे उतना भी दिखाई न दे जितना ऑपरेशन से पहले दिखाई देता था, मतलब धुंधला भी न दिखाई दे, धुंधला भी न दिखाई दे, अपने दैनिक काम भी नहीं कर पाऊंगा, क्या आरंभ में ये शंका एकदम से सशक्त हो गई,
बिल्कुल विश्वास नहीं। मुझे लगने लगा क्या मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। दिन इसी चिंता में कट जाते, रातों को नींद नहीं आती थी, नहीं आती थी। हाँ, मुझे लगता था अब मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा, मैं तो अंधा हो गया, अंधा। धीरे धीरे ये आशंका कम होती गई और एकदम से फैल गई। मुझे लगने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सारे काम उसी पर कर रहा हूँ जैसे एक सामान्य आदमी करता है। धीरे धीरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई और ये एकदम से स्फीत होती चली। एक मन कहने लगा रोज ही तो इस वार्ड में किसी न किसी का ऑपरेशन होता है, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो फिर मेरा ही केस क्यों बिगड़ जाएगा, क्यों बिगड़ जाएगा, क्यों बिगड़ जाएगा? क्या डॉक्टरों की दुश्मनी है मुझसे? डॉक्टरों की दुश्मनी है मुझसे। एक नन्हे बच्चे की से उत्साह से मैं उस भविष्य को देख रहा हूँ जब मेरी पट्टियां आज 10 बजे मेरी पट्टियां खुली, 12 बजे की गाड़ी से गिरीश पाऊंगा। कितना कुछ हो जाना है आज के आज में, कितना कुछ हो जाना है आज के आज। दो घंटे बाद मेरी पट्टियां पट्टियां उसके बाद क्या या तो मुझे दिखे या नहीं दिखे, या पहले के जैसे दूर एकदम दूर। क्या होगा पट्टियां खुलने के बाद, क्या? अरे क्या हो, क्या मुझे इस सोच से मुक्ति मिल जाएगी? इस वो भरे वाले सोच से जो 2 महीनों से मुझे मत रहा है, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी कि क्या? दृष्टि तो मेरी ऐसी थी बहुत पहले से मतलब जब से याद है मुझे, ऐसे धुंधला दिख रहा, सब कुछ धुंधला, साफ नहीं देख पाने के कारण मुझे बचपन और जवानी में असफलता और असफलता हाथ कर, उन असफलताओं को छिपाने की मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ी, जिससे मैंने बात को बड़ी मुश्किल से खत्म किया। स्कूल और कॉलेज का जीवन तो अभिशाप की राह में, अभिशाप। याद आता तब मैं 12 या 13 वर्ष का रहा हूँ। 12 या 13 वर्ष, 4वीं या 5वीं जमात में पढ़ता था।
पांचवी। मेरा घर स्कूल से थोड़ी दूर पर था, थोड़ी दूर पर मतलब दूर ही था, दूर। मेरा घर स्कूल से दूर था। मैं उस दिन देर से स्कूल पहुंचा। मैंने मास्टर जी से आज्ञा ली और क्लास में चला। मैंने देखा आगे की बेंचेस पे सारे लड़के बैठ चुके थे। मैंने वहीं से कहा, मास्टर जी मुझे आगे की बेंच पे बिठा दीजिए ना। जवाब आया, लाट चाहते हैं, एक तो देर से आते हैं और कहते हैं कि आगे बिठवा दीजिए, चुपचाप पीछे जाकर बैठे। मैं मायूस हो गया, पीछे सीट पर बैठ। गणित का क्लास था। मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर कोई प्रश्न लिखा था, सवाल लिखा था। मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे मतलब नहीं दिख रहा था। मैं कॉपी में नहीं उतार पाया, इसको हल नहीं कर पाया। मैं मास्टर जी से लाभ कहता रह गया, मास्टर जी इतनी दूर बैठे रहने के कारण मुझे प्रश्न नहीं दिखा, मैं हल नहीं कर पाया। मास्टर जी उस सवाल का जवाब मुझे आता है मास्टर जी, मैंने बहुत तैयारी किया मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी नहीं बता। उन्होंने बेतों से बेतरजुमा कर दिया। मेरे हाथ पैर और पीठ पूरी तरह सूख गए। मैं रुकता अपने घर आया, रो कर सूखा हुआ। माँ ने देखा, माँ ने मुझ पर ममता उदेल दी। नमक की पोटली को गर्म करके उन्होंने मेरे जख्मों को छीना, फिर साफ कपड़े से पोंछकर हल्दी छूने का लेप लगा। शाम को दफ्तर से लौट कर आया। मेरा हाल जाना, मेरी आंखों की समस्या के बारे में उन्हें शायद पहली बार पता चला। वे मास्टर जी पे बहुत क्रोधित थे, माँ पर भी बहुत गुस्सा है, मुझ पर भी जलता है कि उन्हें इस समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, मेरी आंखों की समस्या के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। जो कहना था मैं क्या कहता। मुझे तो यही लगता था कि जैसा मैं देखता हूँ दुनिया के सारे लोग वैसे ही देखते हैं, सब कुछ अस्पताल में कोई बच्चा रो रहा है, हाँ, उसे अगर खुले में ले जाया जाए तो वो शांत हो जाएगा। सब कुछ क्या पता नहीं, एक चढ़ सारी बातें याद आ रही। जुबैदा बेगम बड़ी हिकमत थी जुबैदा बेगम, सबके घर आना जाना था, सबके घर की बातें जानती थी, खूब खराई बुझाई करती, नीमक की भी कर दिया कर। लोग कहते थे कि जादू क्यों नहीं, और झाड़ फूक में भी उनका हाथ बहुत साफ। पिताजी का तबादला उन दिनों पहाड़ों में हो गया,
बरसात के दिन थे। अब बरसात के दिनों में पहाड़ों का हाल तो आप जानते हैं, बाहर खुशनुमा मौसम, लेकिन घर के अंदर जब बादल उतर जाते थे एकदम से टैंक में नमी ही नमी, बहुत नमी। मैं मुझे बहुत बुखार, मेरा शरीर ऐसे ही दोपहर चाची हमारे घर पहुंच गए। माँ ने उनकी आवाज़ हमें बिठा, फिर दोनों महिलाओं की बातें चली। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, महिलाओं में जब बातें हुई, माँ ने बातों की बात की, जुवेदा चाची को मेरा सारा हाल, जुवेदा चाची ने सुना और मेरे कमरे में मेरे बिस्तर में बदल में आ गए। देखो तो लाले, क्या हुआ है तुझे? बुखार है? बुखार है? ला नमस्ते। और माँ से कहा, ला वो नाहक की परेशान हो रही थी, लाले को मामूली मौसमी बुखार है। फिर उन्होंने माता जी को 4-5 फूल दिया और कहा, इसे लाले को घंटे घंटे गर्म पानी लाले तेरी सब खैर हो जाएगी। फिर जुवेदा चाची को कुछ याद आया, उन्होंने कहा, देखो तो लाले, अपनी आंखें दिखा, तेरी आंखों में भी कष्ट है ना। जुवेदा चाची ने मेरी दोनों आंखों को खोल खोल कर देखा, अच्छी तरह देखा, और भी माँ से क्या बैठी, अरे बहना आंखों में दाने के दाने हैं, दाने, अभी 2 घंटे में ठीक किए थे, क्या करती है? अच्छा 1.5 घंटे में जुवेदा चाची चमकती हुई आई, माँ को लेकर सीधे मेरे बिस्तर तक पहुंचकर उन्होंने माँ से कहा, बहना लाले के दोनों हाथों को कस के पकड़ मेरे दोनों हाथों को कस के पीछे से पकड़, जुवेदा चाची मेरे ऊपर लग गई, मैं सांसें भी पा रहा था। फिर उन्होंने उनके साथ जो लाई थी, उन्होंने एक जड़ी बिछाई, उसको पूरी तरह से मेरी पलकों के आगे उठाकर, पलकों को उठाकर उसका दूध भी बाहर रख दिया। मैं चीख उठा, मैं रोने लगा, मेरी आंखों से दरदरा कर खून बह रहा था, खून छक छक बह रहा था। दोनों ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं कसम खा कर थोड़ी देर बाद जब मैं शांत हुआ थोड़ा सा, तो जुवेदा चाची ने साफ कपड़े की पट्टी मेरी आंखों पर बांध दी और माँ से कहा, मैं ना लाली की आंखों पर पट्टियां बदलती रहना और घंटे घंटे हल्दी वाला दूध पिलाती रहना। कहकर जुवेदा चाची ने माँ से कुछ पैसे लेके और चलती। शाम को पिताजी हमेशा की तरह दफ्तर से लौटे, मेरी हालत देखकर माथा पीटिया, वो किसी से क्या कहते, फौरन मुझे लेकर अस्पताल गए। वहां पर मेरी आंखों में मरहम पट्टी हुई, तब जाकर मुझे कुछ चैन आया। बस
तब से जो मेरी आंखों का इलाज होना शुरू हुआ है, सो अब तक आज तक इलाज में डॉक्टरों को पता चला कि मेरी आंखों में कुकरे यानी कि रोहे मतलब अब आप जब आंखों के पलकों को यूं बरौनियों को पकड़कर उल्टा घुमाएंगे तो लाल सुर्ख झिल्ली है ना, उस पर दाने हो जाए करते हैं, दाने, उसी को रोहे या कुकरे कहते हैं। ये कुकरे अक्सर टूट जाया करते हैं जाड़ों और बरसात में तो विशेष कर, और जब हमारी पलकें झपकती हैं तो ये दाने या कुकरे हमारी कॉर्निया यानी कि पर्दे यानी कि पुतलियों पर रगड़ खाने से वहां घाव बन जाते हैं, घाव बन जाने से वहां पर धब्बे रह जाते हैं। इसीलिए मुझे सब कुछ सब कुछ उस जमाने में इस बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं था। डॉक्टर दवाइयाँ लिखते, आई ड्रॉप्स लिखते, मुझे खिलाया जाता, दवाएं डाली जाती, कुछ समय के लिए कुकरे सूख जाया करते थे, लेकिन कॉर्निया पर पुतलियों पर धब्बा बनना बदस्तूर जारी रहता था और मेरा मर्श बढ़ता ही चला। इधर मेरे दोनों भाई पढ़ लिख कर अफसर मेरे दोनों भाई पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों पर, धन दौलत सब कुछ नाम कर, उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पदों पर, जबकि मैं पिताजी की सिफारिश पर छोटी मोटी नौकरी नहीं करता, कोई भी ढंग की नौकरी नहीं, और मेरे बच्चे जैसे तैसे स्कूल कॉलेज पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी करते, और मेरे परिवार का जीवन स्तर बस गिरता आखिर मैंने इसे अपनी नियति मानकर अपने जीवन से समझौता कर, अपने इस लंबे जीवन काल में मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी आंखें ठीक हो सकती है, उसमें रोशनी आ सकती है, या मुझे कभी भी कुछ साफ कभी मैंने कभी नहीं सुना, और एक बात और, किसी ने मुझे इसकी संभावनाओं के बारे में पुख्ता तौर पर कभी बताया नहीं। मेरी परेशानियों के कारण माँ बाबूजी भी बहुत परेशान रहते थे, और शायद इसीलिए बचपन में मुझे उनका ज्यादा पता नहीं। एक रुकिए, सुन मैं बताऊं। दरअसल एक बड़े परिवार में ये स्थिति होती है कि माता पिता हर बच्चे का सही ढंग से लालन पालन नहीं करते, मतलब उन्हें अच्छे तरह से पढ़ा लिखा नहीं। प्यार तो बहुत लोगों से ज्यादा नहीं, ऐसी बात
मेरा जीवन स्तर ऐसा ही साल दर साल बीतते गए। ऐसा भी समय आ गया जब हमारे बच्चे हमारे अभिभावक की भूमिका में आ गए। ऐसा तो हर घर में अमूमन होता है। ऐसे में ही एक दिन गिरीश का दोस्त डॉक्टर कश्यप हमारे घर कश्यप जब स्कूल कॉलेज में गिरीश का दोस्त था तब भी हमारे घर आता था। जब वो मेडिकल स्टूडेंट हुआ तब भी हमारे घर आता था। जब वो डॉक्टर कश्यप हो गया तब भी आता था। और अब तो वो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करके लंदन से लौटा है और यहीं पर उसने अपने भव्य प्राइवेट क्लिनिक को अब वो आए हमारे। ये गिरीश डॉक्टर कश्यप को क्यों दरअसल बात ये थी कि लंबे समय से डॉक्टरों और दवाइयों के जंजाल में फंस कर मैं परेशान हो जाता था। डॉक्टर को गिरीश डॉक्टर को क्यों गिरीश इस बात को समझता था, इसलिए वो कुछ भी खुलकर नहीं बोला। उसने बस झिझकते हुए मुझसे कहा, पिताजी ये डॉक्टर कश्यप। रुको गिरीश, डॉक्टर कश्यप सब समझ। उसने कहा, देखो गिरीश, लंबी बीमारी के कारण मरीज अपने इलाज के प्रति हतोत्साहित हो जाता। वो डॉक्टर ही कैसा जो मरीज में इलाज के प्रति उत्साह में। फिर वो मुझसे कहा और उसने मुझसे अंकल, अगर मैं आपकी आंखों की जांच करूं तो आपको कोई दिक्कत? न चाहकर भी मेरा मन न स्वीकार नहीं करता। पूरे मन में अभी भी कोई आस थी, शायद इसी डॉक्टर के हाथ में यश लिखा। मैं चुप। डॉक्टर ने पूछा, एक स्कूल का आर्ट्स की रोशनी की रोशनी मेरी आंखों की गहन जांच की। फिर उसने गिरीश से कहा, गिरीश कल बाबूजी को मेरी क्लिनिक में ले गया। दूसरे दिन डॉक्टर कश्यप के क्लिनिक में वहां पर उसने मेरी जांच की, गहन जांच की।
गहन जांच। फिर उसने फिर गिरीश नहीं, फिर डॉक्टर कश्यप गिरीश से मुस्कुरा कर, आप भी कुछ नहीं बिगड़ाएगी, मेरी मानो तो बाबूजी को सीधे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली ले जाए, है ना, वहां इसका इलाज संभव है, बिल्कुल संभव, देर न कर, फौरन दे। फिर गिरीश ने मुझसे, देखिए मिस्टर वर्मा, आपके आंखों की पुतलियों की जल्दी, आप तो जानते ही हैं आपको रोग है, तो उसे रगड़ खाने के कारण एकदम से धब्बे पड़ गए हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। अगर उसे ऑपरेशन से बदल दिया जाए, जल्दियों को बदल दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर? मेरे मन में बस उसे मेरा सपोर्ट, क्या ऐसा हो सकता है? आपको दिल्ली में ऑपरेशन से भी हो जाए, आप गिरीश के साथ वहां गए, गुड लक। मेरा ऑपरेशन बस 10 मिनट में मेरी पट्टियां खुलने वाली, फिर क्या शरीर में सनसनी सी मुझे डॉक्टर मेरी पट्टियां मुझसे पूछ रहा है, डॉक्टर सर बताइए मिस्टर कैसा लग रहा है? अरे पट्टियां तो पूरी खोली मिस्टर शर्मा, डॉक्टर का पट्टियां पूरी खोली। ओह जस्ट अनसक्सेसफुल, ऑपरेशन असफल हो गया। ऑपरेशन असफल हो गया, ऑपरेशन असफल हो गया। देखा मैं तो पहले ही कहता था, गिरीश मत करवाओ मेरा ऑपरेशन, नहीं करवाओ, सारे पैसे डूब जाएंगे गिरीश, सारे पैसे डूब जाएंगे, और करवाओ मेरा ऑपरेशन, पैसे डूब गए, कहाँ से लाओगे इतने पैसे, कहाँ से लाओगे? स्ट्रेचर ट्रॉली मेरे बेड के बगल में है, मुझे ले जाएंगे। इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ठीक ही हो जाऊँ। उठिए, बेड नंबर 38, आपकी पट्टियां खुलेंगी। ये तो वही नर्स है, उठो भैया, ये तो वही अटेंडेंट, इसे मैं पक्का जानता हूँ।
कई बार मुझे जाकर स्टेशन पर पट्टियां बदलवाने और स्पंजिंग करवाने के लिए लेकर गया। मुझे अरे पट्टियां भी निकाल दो। मुझे स्टेशन पर सीट के बाद दिया गया। स्टेशन चल, स्टेशन की आवाज, स्टेशन चल रहा है, स्टेशन चल रहा है, मैं इसको भी खाता हुआ चल रहा हूँ। स्टेशन वार्ड से बाहर, स्टेशन की आवाज, स्टेशन वार्ड से बाहर, स्टेशन बाईं तरफ पड़ गया, बाईं तरफ पड़ गया, स्टेशन चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, स्टेशन चला जा रहा, स्टेशन फिर बाईं मुड़ा है, स्टेशन चला जा रहा, चला जा रहा, क्या हुआ स्टेशन बाएं मुड़ा, फिर मुड़ा, स्टेशन की आवाज, स्टेशन बाएं मुड़ा, स्टेशन रुक गया। पट्टियां खुली, पट्टियां खुली, डॉक्टर शर्मा के पास ले जा रहे, डॉक्टर शर्मा का केबिन में कई बार आया हूँ। मुझे एक गद्दीदार कुर्सी पर फिर से उठा दिया गया है जहाँ मैं अक्सर आता हूँ। क्या कैसा लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, कैसा लगना चाहिए। मैं चेतना शून्य, अनुभूति शून्य, संज्ञा शून्य, संवेदना शून्य बहुत अच्छा लगेगा। How are you, Mr. Verma? Oh, Dr. Sharma. I am fine. I am fine, sir. How do you feel? Excited? Yes, doctor. A bit excited. No, बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं। आपको एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, जोर भी नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल नहीं। देखिए मिस्टर वर्मा, आपकी आंखों की पुतलियों की जल्दी बदली गई है, आप तो जानते हैं इस बात को। आप जोर लगाएंगे, भारी सामान उठाएंगे तो कम से कम 3 महीने तक वो जल्दी उखड़ जाने का डर है ना। ये स्टॉप तो पट्टियां खोल दें आपकी, जैसा आप उचित समझे डॉक्टर साहब। लेट अस सी इस मेरी पट्टियों पर डॉक्टर शर्मा का हाथ महसूस हो रहा है। क्या पट्टियों का दबाव कम होता है, पट्टियों कम होता है, कम होता है। ये गोदी में आती, गोदी में आती।
कोई सॉल्यूशन लगी कॉटन से भी मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मिस्टर वर्मा, अब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल दी। डॉक्टर साहब मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं डॉक्टर साहब। ओह कमान डॉक्टर मिस्टर वर्मा, दो आप करते रहिए, आपकी पलकें खुलेंगी। हाँ, रोड डेज एक्सटेंडेड। हाँ ये सर, शायद 2 महीनों से पलकें बंद होने के कारण मेरी पलकों को झपकने का अभ्यास भूल सा गया। हाँ नहीं झपक रही, नहीं खुल रही, नहीं खुल रही। मैंने सारे शरीर का जोर लगा दिया है। डॉक्टर साहब मेरी पलकें खुल गई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बिल्कुल डॉक्टर साहब सब अंधेरा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब, मुझे। Oh, Mr. Verma, please, don't get excited. Do it. पलकें झपकाते रहिए, आपको दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। Yes, अंधेरा। पहले डॉक्टर साहब मुझे पहले सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब। कमान मिस्टर वर्मा, आप पलकें झपकाते रहिए, सब हो जाएगा। पड़ता आंखों पर पड़ता छटता हुआ डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ साफ दिखाई। ये आपका केबिन, इस ऊपर सफेद चादर, वो गरीने से सजी हुई किताबें अलमारी में, यहाँ दवाइयाँ, आपकी टेबल पे औजार, चीजें मुझे दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब, मुझे दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब। Be seated, Mr. Verma, be seated, Mr. Verma. Take it. Shant. अब मेरा मन 1 मिनट भी इस अस्पताल में बैठ कर नहीं करता। गिरीश क्यों नहीं आया अभी तक उससे आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरा बेटा गिरीश आया है, यहाँ आया है। हाँ आपके लड़के आ गए हैं, वो वहाँ कागजात बनवा रहे हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है गिरीश, सब जानता है। उसकी छठी इंद्रिय ने उसे बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक बेटा है मेरा।
इसीलिए वो कागजात बनवाना। मैं नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर पहुँचाऊँ, अपनी पत्नी अपने बच्चों के पास मैं कहूँ कि देखो देखो मैं आ गया हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। मैं तुम लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ, तुम्हारे बोझ उठा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब मैं अपने घर जा सकता हूँ? डॉक्टर साहब जा सकता हूँ? डॉक्टर बिल्कुल आप जाएंगे, घर जाएंगे, 3-4 घंटे लगेंगे आपके कागजात बनने में, फिर आप घर जाएंगे। मिस्टर वर्मा, अब मैं आपके आंखों की फाइनल जांच करूंगा, ठीक है? राइट, ठीक है। पहले ये दवा फिर उसके बाद अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। आंखें बंद कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, 1 मिनट बस। जी डॉक्टर साहब। अब आप अपनी आंखें खोलिए। जी डॉक्टर साहब। ये उंगली यहाँ रखिए। जी डॉक्टर साहब, आंखें खोलिए। राइट, अब यहाँ परफेक्ट। अब यहाँ बिल्कुल सही। राइट मिस्टर, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, थैंक यू। मिस्टर वर्मा, मैंने आपके लिए एक दवाई और एक आई ड्रॉप लिखा है। 2 महीने तक 3 टाइम नियमित रूप से खाइएगा और आई ड्रॉप्स डालिएगा। 2 महीने बाद आपका यहीं पर फॉलो चेकअप होगा, ठीक है? आपको यहीं आना। जी डॉक्टर। सिस्टर, साहब को उनके बेड तक पहुंचा दो स्ट्रेचर। नो डॉक्टर शर्मा, प्लीज अलाउ मी। मैं खुद से जा सकता हूँ। अब तो मुझे दिखाई देता है। डॉक्टर शर्मा, मुझे जाना। ओके, यू कैन गो। सिस्टर, मिस्टर वर्मा के साथ है। ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली। ये है बरामदा कॉरिडोर। ये ऊंची दीवारें हरे और पीले रंग में पेंट है। वो किसी दूसरे डॉक्टर का केबिन। अरे अब तो दिखता है यार, अंदाजा क्यों लगा रहा है? और वो एक वार्ड है। और इधर खुला आकाश, नीला आकाश, पेड़ पौधे, क्या फूल पत्तियां, वो ऊंचे वृक्ष। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। और मैं इससे अब तक नंगे पी रहा।
तो ये है मेरा पाठ। कितनी खूबसूरती से 3 कतारों में बेड्स लगे हुए हैं, और ये है मेरा पाठ। ये मेरा आशियाना रहा 2 महीनों से, 2 महीनों से मेरा पाठ, मेरा बेड। वहां पर कोई मरीज खांस रहा है, हाँ मैंने अंदाजा लगाया था, अब नहीं खांस रहा, चला गया। और इधर दाई ओर एक मरीज जो था वो रुकने पर करा रहा था, वो भी रिलीज हो गया, डिस्चार्ज हो गया। नहीं करा मुझसे दाई तरफ 2-3 बेटा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही। अब तो मैं उसे देख पा रहा, और मुझसे दूर वाली दीवार पर वो दीवार में जिसकी सुइयों की टिक मैं सुना करता सुना, अब तो मुझे दिखाई दे मेरी स्टोरी अब तक तो आ कितनी मुश्किल से आंखों में धुंधलापन होने के कारण तो सामान्य व्यक्ति को जिस काम को करने में 2 मिनट लगते थे, मुझे 20 से 25 और तनाव उससे 10 गुना 25 गुना था। मैंने कई नौकरी, इतनी नौकरियां की जितनी शायद आप लोगों से किसी ने छोड़ी और पकड़ी नहीं। दरअसल बात ये होती थी, धुंधलेपन के कारण मुझे तनाव बहुत ज्यादा होता, शरीर की शिराएं एकदम से तनावग्रस्त हो जाती, मैं कई बार डिप्रेशन में, कई बार। लेकिन मैंने किया जितना कर सका मैं, अब मिली है मुझे, अब मिली है मुझे। जब मैं स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, बड़ी पद नहीं जा सकता, धन दौलत नहीं कमा सकता, रसूल कहाँ से लाऊंगा, अब कैसे लाऊंगा? मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, किसी तरह जैसे ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़कर छोटे अब मैं उन्हें पढ़ा नहीं सकता, अब उन्हें उच्च पदों पर भेज नहीं सकता, धन दौलत कमा नहीं सकता। मेरा जीवन स्तर नीचे अब नहीं मिलती, आखिर क्या हो जाता, क्या हो जाता, अब जबकि मैं बीते हुए कल को लौटा नहीं पढ़ा सकता। कितना अच्छा जीवन था, कितना अच्छा था, अच्छा था, बुरा था या अच्छा था? अरे जो भी था मेरा जीवन था, मैं संतुष्ट था। मैंने अपने भाग्य को ही अपना जीवन मान बैठा, मान लिया। अगर मेरे कारण मेरी पत्नी और बच्चों के जीवन में कोई कष्ट था तो उसमें मैं कहाँ दोषी, मैं कहाँ दोषी? मैं तो खुद ही मजबूर था। मुझे मिली थी एक जिंदगी जो एक मजबूरी के कारण बहुत ही गलत तरीके से जी गई। अब मैं उसे लौटाना चाहूँ तो नहीं लौटा सकता। व्यतीत जीवन को कोई लौटा सका है? भला लौटा सका है? आप बताइए। नहीं लौटा सकता है, नहीं लौटा। गिरीश ने क्या किया? क्या दिया है गिरीश ने? गिरीश ने दिए मुझे आंखें। हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन क्या 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 गिरीश के प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकता हूँ? उसने क्या दिया है मुझे? उसने दिए मुझे ताज जिंदगी, अंतर मन को मथने वाली एक सोच, व्यतीत गए जीवन की, व्यर्थ गए जीवन की एक कोच,
दी है मुझे उसने, इतना ही दिया है उसने मुझे। कैसे जीऊंगा मैं बाकी कैसे, इन सब बोझ को सहते हुए कैसे जीऊंगा कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, अब नहीं कर पाऊंगा। व्यर्थ गए जीवन की अपनी पूछ कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं, कैसे बर्दाश्त करूंगा, कैसे बर्दाश्त करूंगा व्यर्थ गए जीवन की कोच, कैसे बर्दाश्त करूंगा, कैसे जीऊंगा मैं, कैसे जीऊंगा मैं, कैसे जीऊंगा मैं। नाटक समाप्त होने से पहले मेरी इतना कुछ आपने देखा है, एक बात देखिए, मेरी आंखों में उजाला नहीं, धुंधला दिखता था, लेकिन मेरे अंतर मन में उजाला। मैंने जो भी किया ईमानदारी से, सच्चे तरीके से, जितना हो सका उतना ही किया। मैं एक छोटे पद पर, और आप लोग तो जानते हैं कि छोटे पदों वाला छोटा अधिकारी कहाँ कहाँ मकान होते हैं, कितने कितने लोग निकलते हैं उनके यहाँ से, है कि? तो उनकी आंखों में उजाला होता है, अंतर मन मैला होता है। मैं नहीं कहता कि अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, बहुत हैं, उन्हीं के बल पे ये दुनिया टिकी हुई। तो मैंने उस रसूख वालों को देख लिया, उनमें भी बहुत से अच्छे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है कि नहीं? है? गरीब तबकों को भी कुछ संतुष्ट हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं और भरपूर प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का। लेकिन ज्यादातर लोग बस झपट लेना चाहते हैं, उचित तरीके से नहीं, अनुचित तरीके से। इसीलिए साइबर क्राइम और पता नहीं क्या क्या हो। तो उजाला कहाँ है? कहाँ है उजाला? कहाँ है उजाला? उजाला कहाँ है? न दिल में, न घर में, न इस रास्ते पर, न उस रह गुजर में। मैं खुद को ही धुंधला नजर आ रहा हूँ, मैं खुद अपनी परछाई बनता चला जा रहा हूँ। उजाला कहाँ है? कहाँ है उजाला? कहाँ है उजाला? धन्यवाद।